बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज चैप्टर नंबर 14 में हमारा एक मेन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं अम्पेयर सर्किट लॉ या अम्पेयर्स लॉ, जिसको हम पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले इस हिस्से को डिस्कस करते हैं कि अम्पेयर लॉ या अम्पेयर सर्किट लॉ क्या चीज़ है। फिर इसके एक दूसरा हिस्सा है, उसको फिर बाद में देखते हैं, जो कि सॉलिड से मुतल्लिक़ है। तो सबसे पहले यह कि अम्पेयर्स लॉ या अम्पेयर सर्किट लॉ है क्या चीज़। तो एक सिंपल सी पहले पॉइंट्स हम आते हैं, ज़रा ये डायग्राम्स में देखें। ये एक वायर है, अगर इस वायर के अंदर से अगर करंट को पास किया जाए तो इस वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। आपने राइट हैंड रूल के मुताबिक पीछे पढ़ा है कि जब करंट फ़र्ज़ करें अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो हम थंब को अपवर्ड शो करेंगे और इसके इर्द गिर्द सर्कुलर फॉर्म के अंदर हम अपनी फिंगर को रैप कर देंगे। फिंगर की जो रैपिंग है बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इसके इर्द गिर्द सर्कुलर पैदा हो रही है, अगर हम इसको अंदर यूनिफॉर्म करंट को पास करेंगे तो फील्ड की ये जो स्केच है, फील्ड का ये जो पैदा होने का अमल है, ये एक सर्कुलर पाथ, रेगुलर पाथ पैदा होगा। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ करें इसमें से करंट पास हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म, तो फिर फील्ड तो पैदा होगी, क्लोज पाथ तो ज़रूर बनेगा, मगर इर्रेगुलर सी शेप होगी। अगर रेगुलर शेप हो तो हम उसको कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पैदा हो रही है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक उस करंट पे जो वायर में से गुजर रहा है, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू क्या होगा, आई। और दूसरा उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है जो वायर से हम ले रहे होते हैं। जितना हम फासला ज़्यादा करते जाएंगे बी कम होता जाएगा, तो बी इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू क्या होगा, आर। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो B इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन I ओवर R, वेयर B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू I ओवर R। बेटा, ये जो म्यू नॉट ओवर 2 पाई है ये बेसिकली एक कांस्टेंट है। तो ये क्या है म्यू नॉट? बेसिकली म्यू नॉट है परमेबिलिटी फॉर फ्री स्पेस इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने चैप्टर 12 के अंदर ये पढ़ा था कि एक चार से लेकर दूसरे चार के दरमियान जब फोर्स मीडियम में से घुस के जाती है तो वो जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं परमिटिविटी। लेकिन अगर यही अमल मैग्नेटिक फील्ड घुसने का करे तो पेनिट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की इस प्रॉपर्टी को हम किस एक्सप्रेस करते हैं, परमेबिलिटी के साथ। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से। फिर म्यू नॉट को 2 पाई से क्यों डिवाइड कर रहा है? इसका मतलब जब वायर में से करंट पास होगा तो ये जो परमेबिलिटी का अमल है वो वायर के चारों तरफ, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। आम लैंग्वेज में हम चारों तरफ कह देते हैं, लेकिन बेसिकली वो 2 पाई एंगल्स के ऊपर होता है, यानी पूरे सर्कल को वो क्या करता है, कवर। इसलिए म्यू नॉट ओवर 2 पाई। इट मीन्स अगर हम पूरे सर्कल की बजाय किसी एक डायरेक्शन में लेंगे तो हम इसे डिवाइड कर देंगे म्यू नॉट डिवाइड बाई होल लेंथ ऑफ द पाथ, और पाथ की टोटल लेंथ क्या बन रही है, 2 पाई इंटू आई ओवर क्या होगा, जो कि हमारी बेसिक फिनोमिना है। अगर बेटा 2 पाई और आर को मल्टीप्लाई करें तो बी मल्टीपल 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो 2 पाई आर क्या है, लेंथ ऑफ द फील्ड है, यानी जो फील्ड की लेंथ पैदा हो रही है वो जो एग्जैक्ट सर्कुलर पैदा हो रही है उसका सरकमफ्रेंस कितना बनता है, 2 पाई आर। दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड क्या होगा, आई। इस लॉ को हम आमतौर पे अम्पेयर्स लॉ के नाम से पुकारते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ए लेंथ ऑफ द फील्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट, इट इज कॉल्ड क्या होगा, अम्पेयर्स लॉ। इसमें अगर करंट यूनिफॉर्म है तो इसके इर्द गिर्द जो फील्ड पैदा होती है वो एक यूनिफॉर्म रेगुलर शेप से क्रिएट कर लेती है। लेकिन बाज़ जगह के ऊपर ऐसे होगा कि जब करंट को हम नॉन यूनिफॉर्म करेंगे, बाज़ बार वेरी करेंगे, तो पैदा होने वाली जो फील्ड है वो अपनी यूनिफॉर्म डायग्राम्स नहीं बना सकेगी। फिर क्या होगा, फिर वो इसी डायग्राम्स में उसका ये बनने वाला पाथ क्लोज तो हो सकता है, लेकिन इस पाथ के अंदर थोड़ा सा टेढ़ापन, जिगजैग जिसको कह सकते हैं, वो आ सकता है। तो जब एक सर्कुलर पाथ था तो हम सिंपली टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि लेंथ एक मेजरेबल क्वांटिटी किस फॉर्म में थी। लेकिन अब जो कि इर्रेगुलर पाथ है तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसी पाथ को छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे और हर पीस तक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से, और उसके हर पीस की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एल से। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हर टुकड़े की लेंथ से मल्टीप्लाई करें और फिर सारे टुकड़ों को ऐड कर लें तो वो किस चीज़ के बराबर होगा, म्यू नॉट इंटू आई के। इसको भी अम्पेयर लॉ कहते हैं, लेकिन इसको आमतौर पर बाज़ जगह पे लिखा होता है अम्पेयर सर्किट लॉ। यानी बुनियादी तौर पे इसमें करंट को हम वेरी कर रहे हैं जिससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, मगर वो वेरी कर रही है क्लोज पाथ की, मगर इर्रेगुलर सी शेप है। अगर रेगुलर शेप होगी तो डायरेक्ट 2 पाई आर से मल्टीप्लाई, और इर्रेगुलर होगी तो फिर हम उसके छोटे छोटे से में क्या करेंगे, डिवाइड, और हर पार्ट को हम डेल्टा एल कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द लेंथ डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई,
ये करंट, लेकिन ये जो कि एक पार्ट की होगी, जब पूरे पाथ को कवर करेंगे तो सारे पार्ट को सम अप कर लेंगे। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी, द सम ऑफ द क्वांटिटीज बी डॉट डेल्टा एल फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स, यानी वो जो एलिमेंट्स का टोटल पाथ है वो, इनटू विच द कंप्लीट लूप हैज़ बीन डिवाइडेड इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज बाय द लूप। लूप के अंदर जो टोटल करंट है वो मल्टीपल है म्यू नॉट का, जो कि बराबर है, इज इक्वल है किस चीज़ के, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये क्या है, सम, यानी पहले हम प्रोडक्ट लेंगे और फिर उस प्रोडक्ट का क्या लेंगे, सम। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बी डेल्टा, जिसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं सम ऑफ बी डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, इट इज़ अ कॉल एम्पेयर, क्या होगा, सर्किट लॉ। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक टर्म इस्तेमाल होगी एम्पेरियन पाथ। क्या होता है एम्पेरियन पाथ, ये जो आप लोग एक सर्कुलर सी पहले शेप दिखा दी, फिर थोड़ी सी इरेगुलर सी शेप दिखा दी, ये क्लोज पाथ था जिसके ऊपर आप एम्पेयर लॉ को अप्लाई करते हैं। उस क्लोज पाथ को जिसमें एम्पेयर लॉ अप्लाई किया जाता है उससे कहते हैं एम्पेरियन पाथ। इस वजह से लिख दिया गया द क्लोज पाथ ऑन विच द एम्पेयर्स लॉ विल बी अप्लाई इज कॉल्ड एम्पेरियन पाथ। ये हमारा जहन में रखना है कि एक इमेजिनरी पाथ होता है जिसके ऊपर हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में कि इस लॉ को अप्लाई करते हैं कि B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द डेल्टा L। हमने एक छोटा सा टुकड़ा हासिल किया जो कि इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, उसका नाम क्या है, डेल्टा L। ठीक हो गया। इस डेल्टा एल की जो लेंथ है वो फ़र्ज़ करें ये है। इस किस्म के हमने कई टुकड़े यहाँ पे हासिल कर रखे हैं, यूँ देखें कई इसके छोटे छोटे क्या होंगे, पीसेस होंगे। तो पहले टुकड़े का नाम है डेल्टा एल वन, फ़र्ज़ करें L1 है, तो इसके ऊपर जो R फासले के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है B है। बाज़ जगह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल डेल्टा एल के पैरेलल हो सकती है, बाज़ जगह के ऊपर एट द सम एंगल हो सकती है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड B और डेल्टा एल के दरमियान कुछ एंगल थीटा क्रिएट हो जाए तो फिर हम इसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि लेट द B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एट द डेल्टा एल इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द B एंड क्या होगा, डेल्टा एल। फिर प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, वो कहता है देन द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट, यानी जो लेंथ का एलिमेंट उसका जो प्रोडक्ट होगा वो डेल्टा एल एंड द कंपोनेंट ऑफ द B पैरेलल टू द डेल्टा एल। तो B के दो कंपोनेंट बनाएंगे और B का वो कंपोनेंट जो B के एक डेल्टा एल के क्या होगा, पैरेलल होगा। यानी फर्ज करें, मैं एक छोटे से समझाने के लिए कहता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें हमारा एक टुकड़ा है जिसका नाम क्या है, डेल्टा एल है, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड काम कर रही है, उसका नाम क्या है, B है। इसके दरमियान एक एंगल क्रिएट होता है, उस एंगल का नाम क्या है, लेट से क्या है, थीटा। ओके अगर वेक्टर के नुक्ते नज़र से देखें तो B के जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट कौन सा बनेगा, ये। तो B का वो कंपोनेंट जो डेल्टा एल के साथ बनता है उसको हम पढ़ते हैं BX, इससे क्या पढ़ते हैं, BY। और आप जानते हैं कि BX बराबर किस चीज़ के होता है, B cos थीटा के। इस तरीके से हम डेल्टा एल का प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, B के उस कंपोनेंट के साथ जो डेल्टा एल की डायरेक्शन में बनता है, जो पैरेलल बनता है, हम उसे क्या कह सकते हैं, B डेल। तो लिहाजा B डेल्टा एल cos थीटा कैसे पढ़ा जाता है, बेसिकली पढ़ा जाता है B cos थीटा इंटू डेल्टा एल। और ये B cos थीटा कौन सा कंपोनेंट है, B का वो कंपोनेंट है जो अलॉन्ग डेल्टा एल क्रिएट होगा। सो इसे लिख सकते हैं B डेल्टा एल, ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म है। क्या हर टुकड़े का ऐसा करेंगे, यस। कितने हमने पार्ट्स किए, इसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि ये वेरी कर रहा था। अगर n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर टुकड़े का क्या लिखेंगे, B डेल्टा 1, B डेल्टा L2, B डेल्टा L3 एंड सो ऑन, B डेल्टा Ln इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू क्या होगा, I। अब जब हम लोग इतनी लंबी कीमत लिखते हैं तो उसको सम अप करने का क्या तरीका है, समेशन या सिग्मा B डेल्टा इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I, इट इज़ कॉल्ड एम्पेयर सर्किट लॉ। ये एम्पेयर सर्किट लॉ कहलाता है। यहाँ फिर थोड़ी मैंने वजाहत कर दी कि म्यू नॉट क्या है, इसका जिक्र हम शुरू में कर चुके हैं। इट इज़ कॉल्ड परमेबिलिटी, इट इज़ कॉल्ड क्या है, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब ये होगा, सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझने के लिए, परमिटिविटी की जगह पे पेनिट्रेशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम। मीडियम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की पेनिट्रेशंस है हम उसको परमिबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें म्यू नॉट फॉर फ्री सरफेस की वैल्यूज होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर ओवर एम्पेयर इंटू क्या होगा, मीटर्स। तो ये हिस्सा जो था वो क्या है, एम्पेयर्स लॉ और एम्पेयर सर्किट लॉ। यहाँ हम यूनिफॉर्म करंट के लिए पढ़ते हैं, ये हम सॉरी नॉन यूनिफॉर्म करंट के लिए हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब इसका सेकंड पोर्शन है फील्ड इनसाइड द करंट कैरिंग सॉलिनाइड। हमने ये चीज़ मालूम करनी है कि ये जो करंट कैरिंग सॉलिनाइड होती है उसकी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लियर कर लें
व्हाट इज सॉलिनाइड? सॉलिनाइड क्या है? तो अगर आप एक वायर पकड़ते हैं और उस वायर को फ़र्ज़ करें इसी के ऊपर, पॉइंटर के ऊपर ऐसे लपेटना शुरू कर देते हैं, लपेटते जाएं लपेटते जाएं लपेटते जाएं, फिर बीच में से पॉइंटर को निकाल ले तो जो वायर होगी वो एक स्प्रिंग नुमा शेप के अंदर लिपटी हुई आपको नज़र आएगी। वो जो स्प्रिंग नुमा वाउंड की हुई वायर होती है जिसकी सिलिंड्रिकल शेप बनती है, उस वायर को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिनाइड कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन बन गई? ए लॉन्ग टाइटली वाउंड सिलिंड्रिकल कॉयल ऑफ द वायर। हमने एक ऐसी कॉयल वायर की तैयार की जो सिलिंड्रिकल शेप के अंदर ऐसे स्प्रिंग नुमा शेप में बनाते जा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिनाइड कहते हैं। एक सॉलिनाइड में से अगर करंट को पास किया जाए तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो एक बार मैग्नेट की तरह होती है। इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। अब देखना ये है कि वो उसमें बार मैग्नेट कैसे जनरेट हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे हमने जब स्टडी किया तो एक लूप को स्टडी किया। एक लूप का मतलब है एक रिंग को स्टडी किया, ऐसे एक टर्न को स्टडी किया। जब एक टर्न में से करंट पास होता है तो वो भी मैग्नेट बनता है, और उसका मैग्नेट जो होता है वो एक छोटा सा पीस बनता है जिसकी एक साइड नॉर्थ होती है, दूसरी साइड क्या होती है? साउथ। हम उसको कैसे जज कर सकते हैं? फ़र्ज़ करें एक ऐसा रिंग है आपके सामने, कैसा रिंग है? ऐसा। इसमें करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, तो हम इसके ऊपर अपना दाएं हाथ ऐसे सेट करेंगे, अंगूठे का रुख इधर रखेंगे जिधर करंट जा रहा है, और ये जो फिंगर का रुख होगा वो क्या शो करेगा? नॉर्थ। तो इसका मतलब है, दोबारा समझिएगा, अगर ऐसे एक लूप है और उसमें ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा है जैसे मैं शो कर रहा हूँ, तो मैं अपना राइट हैंड कैसे रखूँगा? ऐसे रखूँगा। तो ये साइड क्या बनेगी? नॉर्थ। तो ये साइड उसकी क्या बनेगी? साउथ। तो एक लूप बिहेव एज द टेनी मैग्नेट। जैसा ये लूप है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ साउथ का छोटा सा मैग्नेट है। फिर दूसरा लूप आएगा, वो एक अलग टेनी मैग्नेट बनाएगा। तो अगर हम एक लूप को अलग रखते हैं तो वो टेनी मैग्नेट बनाता है। अगर हम एक लूप के साथ दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा ऐसे जोड़ देते हैं तो फिर छोटे छोटे टेनी मैग्नेट वेक्टर सम से इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो इकट्ठे होंगे तो एक लंबा सा मैग्नेट डेवलप हो जाएगा जो कि वेक्टर मजमूए के मुताबिक होगा, जिसका एक किनारा नॉर्थ होगा, दूसरा किनारा क्या होगा? साउथ। अब नॉर्थ और साउथ का फैसला आगे हम डिसाइड करेंगे। रूल है जिसको हम राइट हैंड रूल से एक्सप्रेस करेंगे। इधर से करंट उधर जा रहा है तो नॉर्थ उधर चला जाएगा, उधर से इधर आ रहा है तो नॉर्थ का इधर आ जाएगा। इसको निसार होता है इस असूल के मुताबिक कि अगर आप करंट को ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो ये थंब का रुख किधर आ जाएगा? नॉर्थ वाली साइड पे। अगर करंट को ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो इधर क्या बन जाएगा? नॉर्थ। इट विल डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन के ऊपर फ्लो करेगा। ओके। जब हम वायर को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक लाइन से जनरेट हो रही है उसके बारे में कंसेप्ट समझिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइन नेवर फॉर्म ए क्लोज पाथ, मगर मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए क्लोज पाथ। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा क्लोज पाथ बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से एक मैग्नेटिक लाइन बाहर निकलती है और वो दोबारा साउथ की तरफ क्या करती है? पहुँचती है। तो आउटसाइड द मैग्नेट इसकी डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड्स क्या होगी? साउथ होगी। मगर क्या ये अंदर दाखिल नहीं होगी? नहीं, ये बिल्कुल दाखिल होगी, और ये अंदर ऐसे मूव करती हुई जाएगी। इसका मतलब इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ से क्या होती है? साउथ की तरफ। इट मीन वो एक क्लोज पाथ सा बनाती है। इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आपको ये एक पाथ नज़र आ रहा है, ऐसे जा रही है का, और ये बाहर से होकर दोबारा फिर वापस आ रही है। ये आप देख सकते इधर जा रही है और फिर वापस उसी तरफ आ रही है। ये किनारे के ऊपर आपको क्लोज पाथ नज़र आते हैं और दरमियान में फील्ड लाइन क्या नज़र आती हैं? स्ट्रेट नज़र आती हैं। इसके ऊपर आप छोटे छोटे डॉट देख रहे होंगे, ये किस चीज़ की अलामत है? ज़रा आप देखिएगा। अगर मैं इसके ऊपर वायर ऐसे लपेटूँ, यानी इस असूल के मुताबिक यूँ वायर लपेटूँ तो वायर मेरी आउटवर्ड लपेट जा रही है, तो राइट हैंड रूल के मुताबिक अपनी फिंगर को पहले आउटवर्ड शो करूँगा। तो इस साइड के ऊपर वाली साइड पे मेरी फिंगर का रुख आउटवर्ड है। आउटवर्ड को किससे शो करते हैं? डॉट से। अब यही फिंगर जब बंद होती जाएंगी तो नीचे चलेगी। अब सॉलिनॉइड की जो बैक साइड है या निचली साइड है, बल्कि उसको कैसे लोअर साइड है, वहाँ से मेरी फिंगर का रुख इनसाइड हो गया। जब इनसाइड हो गया तो क्या शो करेंगे? क्रॉस। इस वजह से ये जो डॉट निशान शो कर रहा है ये इस सॉलिनॉइड का अपर पार्ट है, और ये सॉलिनॉइड का कौन सा पार्ट है? लोअर। यानी इसको कहते हैं अपर। ये अपर है, इसे हम किससे शो करेंगे? डॉट से। और ये नीचे लोअर है, इसे किससे शो करेंगे? क्रॉस से। अपर को डॉट से क्यों शो करते हैं? क्योंकि वहाँ करंट का रुख किधर है? आउटवर्ड। और नीचे को क्रॉस से क्यों शो करते हैं? क्योंकि करंट का रुख क्या है? इनवर्ड। इस वजह से यहाँ ऊपर सारे डॉट डॉट है, नीचे क्या है? आपके पास क्रॉस है, और ये सारे के सारी सॉलिनॉइड है जो आपको यहाँ दिखाई देती है, जिसको हम अगली तफसील के अंदर भी क्या करते हैं? देखते हैं। अब ज़रा देखें इस डायग्राम को। इस डायग्राम के अंदर ये जो डॉट आपको नज़र आ रहा है ये उसी सॉलिनॉइड का टॉप्स है, और ये जो क्रॉस नज़र है सॉलिनॉइड का क्या नज़र आ रहा है? बॉटम। इसमें ये जो आपको काले रंग की लाइन नज़र आते हैं ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं।
ओके। इसमें हमने एक रेड कलर की एक बॉक्स दिखाया है जिस बॉक्स का नाम है ABCD। ये क्या है? यही हमारा एम्पेरियन पाथ, ये हमारा कौन सा पाथ है? एम्पेरियन। ये हमारा एम्पेरियन लूप है जिसका नाम रखा ABCDA। इसमें 4 पीस ऑफ लेंथ है, L1, L2, L3 और क्या हुआ L4। इसमें हमने AB को L1 से, BC को L2 से, CD को L3 से, DA को L4 से, L1, L2, L3, L4 के नाम से शो कर दिया। ये हमारा कौन सा पाथ हो गया? एम्पेरियन पाथ। अब हमने ये देखना है कि इस एम्पेरियन पाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना करंट इनक्लोज हो रहा है। वैसे तो सॉलिड लेंथ ही है, लेकिन हमने जिस हिस्से को काउंट कर रखा है उसमें कितना करंट इनक्लोज हो रहा है, उसमें कितने, तो उसमें लेंथ कितनी यूज़ कर रहे हैं हम? L1। हो सकता है सॉलिड हमारी बहुत लेंथी हो, लेकिन हम जितने हिस्से को यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ का नाम क्या है? L1। सो लेट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी रिप्रेजेंट एन। हम फर्ज करते हैं कि एक यूनिट लेंथ में, यानी फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर लेंथ है, ये 1 सेंटीमीटर लेंथ है, उसके ऊपर n टर्न्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन L1, यानी जितनी हमने लेंथ रखी उसका नाम क्या? L1। उसमें कितनी होंगी? तो N1 ज़रब क्या होगा? L1। जैसे लफ्ज़ में यूँ समझें कि 1 सेंटीमीटर पे अगर 2 तारे हैं तो अगर फ़र्ज़ करें लेंथ 10 है तो तारे कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? 10 मल्टीपल 2, यानी 10 मल्टीपल 2 इक्वल टू क्या होगा? 20। इस तरीके से n मल्टीपल क्या होगा? L1। अगर एक टर्न्स में, यानी एक तार के लूप के अंदर करंट I है तो 20 लूप्स के अंदर कितना होगा? तो हम लिख सकते हैं कि टोटल करंट इन द लूप इज़ इक्वल टू NL1 इंटू I। तो ये वो टोटल करंट होगा जो यहाँ से लेके यहाँ तक के लूप के दरमियान में पाया जाएगा। हो सकता है इसमें लूप और भी हों, लेकिन हम उन लूप का जिक्र कर रहे हैं जो इनसाइड इट, यानी हमारी जो एम्पेरियन पाथ है उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ओके, अब हमने एम्पेयर लॉ को अप्लाई करना है। एम्पेयर लॉ बुनियादी तौर पर तो हमने पीछे पढ़ा है कि वो होता है B डॉट डेल्टा L I1 से लेके N तक, लेकिन हमने I1 से लेके 4 तक क्यों लिखा? क्योंकि हमारे सेगमेंट कितने हैं? 4, 1 2 3 4, लिहाजा मैंने 1 से स्टार्ट करके कहाँ पे मुकम्मल किया? 4। B डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू डॉट I मीन टोटल करंट, नॉट फॉर ए सिंगल लूप, नॉट फॉर द होल सॉलिनॉइड, टोटल करंट इनसाइड द लूप्स। जो लूप किसके अंदर आ रहे हैं? एम्पेरियन पाथ के अंदर है, उसको हमने क्या शो कर दिया? IT से। तब थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया। अगर उस समेशन ख़त्म करते हैं तो यही 1 से लेकर 4 तक चारों पीसेस ज़्यादा लिखेंगे। B डेल्टा L1, B डेल्टा L2, B डेल्टा L3, B डेल्टा L4, सबको सम कर दिया इज़ इक्वल टू म्यू नॉट I। अब इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे? यहाँ देखें, फॉर AB, अब ज़रा ये समझने वाली चीज़ है, ये लेंथ है AB ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये जो ब्लैक करके मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी समत में जा रही है। तो थीटा कितने डिग्री का क्रिएट हो रहा है? 0 डिग्री का। तो AB साइड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, तो फार्मूला B डॉट डेल्टा L1 इज इक्वल टू BL1 cos 0, और cos 0 की कीमत क्या होती है? 1। इसी तरीके से ये जो L2 है ये अपवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो एंगल कितनी डिग्री का क्रिएट हो रहा है? 90 का। इसको हल करें, B डॉट L2, BL2 cos 90, रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। तीसरी साइड ये खड़ी है और ये साइड सॉलिड से बाहर है। ये वो जगह होती है जहाँ मैग्नेटिक फील्ड की कीमत 0 ली जाती है, निग्लिजिबल होती है। हम उसको एब्सोल्यूट 0 तो नहीं कह सकते, निग्लिजिबल वैल्यूज होती है। तो B की कीमत वहाँ क्या कंसीडर कर देती है? 0। जब B की कीमत 0 लेंगे तो B डेल्टा 3 में रखेंगे BL3 cos थीटा, चूँकि इसके अंदर B का फैक्टर 0 है, लिहाजा रिजल्ट किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? 0 के। और चौथा फैक्टर से हमारे पास है DA लेंथ L, फिर भी इसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना बनता है? 90 का। जब 90 के ऊपर हल करेंगे फिर रिजल्ट 0। तो 4 पाथ के 4 पीसेस में से 3 के ऊपर रिजल्ट हमारा 0 हो गया है, और सिर्फ एक के ऊपर रिजल्ट हमारा क्या मौजूद है? BL1। लिहाजा लिखेंगे BL1 0 0 0 इज इक्वल टू दिस, सॉरी ये एक 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब ऐड करें तो BL1 इज इक्वल टू म्यू नॉट IT, और IT क्या है? टोटल करंट। किसके बराबर? टोटल L1 के। तो NL1 ओवर I, L1 को L1 से क्या कर दीजिएगा? कैंसिल, रिजल्ट आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द क्या होगा? सॉलिनॉइड। तो यानी जब किसी सॉलिनॉइड से करंट पास होता है तो उसकी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इट विल डिपेंड्स अपॉन म्यू नॉट, यानी परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, N नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगी, I N करंट पे डिपेंड करेगी। बाज़ जगह के ऊपर इस N को चेंज करके लिखा होता है, क्योंकि N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स बटा लेंथ, यानी इस N का बुनियादी मकसद होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बटा टोटल क्या होगा? लेंथ। इसे N बटा L भी लिख सकते हैं। तो बाज़ जगह फार्मूला लिखोगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट N ओवर L इंटू I। तो ये भी फार्मूला इसी साइनॉइड को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है।
अब ये सॉलिड से जो हमने मैग्नेटिक फील्ड हासिल कर ली, ये ज़हन में रखना है कि इनसाइड द सॉलिड हमने ली है, आउटसाइड द सॉलिड मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो ली जा सकती, निग्लिजिबल होती है, लेकिन एब्सोल्यूट वो ज़ीरो नहीं होती। क्योंकि ज़रा मैंने कहा ना कि लूप बनाते हैं तो जो लाइन्स बाहर की तरफ से गुजर के आती हैं वहाँ कुछ ना कुछ वो फील्ड ज़रूर क्रिएट करती हैं, मगर वो इतनी कमज़ोर फील्ड होती है कि हम उसको अंदर के लिहाज से बाहर वाली फील्ड को निग्लिजिबल मानते हैं। और फिर भी याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म ए क्लोज पाथ, ये हमेशा क्लोज पाथ बनाती हैं। जब ये आउटसाइड द मैग्नेट होती हैं तो इनकी डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ होती है। जब इनसाइड द मैग्नेट होती हैं तो दैट मूव फ्रॉम साउथ टुवर्ड्स क्या होगा, नॉर्थ। इसके अलावा ये जो सॉलिड हम डेवलप करते हैं, इस सॉलिड को अगर हम चाहते हैं कि आइडियल किस्म की सॉलिड डेवलप की जाए तो फिर उसकी लेंथ को इन्फिनिट कर दिया जाए, नंबर एक, और उसकी जो वाइंडिंग कमल है उसको टाइटली पैक्ड कर दिया जाए। जितना हम उसको मजबूती से टाइटली पैक करते जाएंगे और लेंथ के अंदर इजाफा करते जाएंगे उतनी ही उसकी सलाहियत में इजाफा होता जाएगा। और ऐसी सॉलिड जिसकी लेंथ इन्फिनिट हो और वो टाइटली पैक्ड हो तो उसको हम लोग कौन सी सॉलिड कहते हैं, आइडियल सॉलिड कहेंगे। इस सॉलिड के अंदर मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने का वो तरीका मैंने शुरू में समझा था कि राइट हैंड रूल अप्लाई करें, फिंगर्स को अलॉन्ग द करंट रोटेट करें। फ़र्ज़ करें करंट ऐसे रोटेट कर रहा है तो हम अपने दाएं हाथ की फिंगर को ऐसे रखेंगे और थंब की डायरेक्शन आगे आएगी, जिधर थंब होगा उधर क्या बनेगा, नॉर्थ, उधर क्या बनेगा, नॉर्थ। अगर ऐसे है तो यूँ करंट चल रहा है तो उधर क्या बनेगा, नॉर्थ, इधर क्या बनेगा, साउथ। इस तरीके से डायरेक्शन का तयन भी किया जा सकता है। बाज़ जगह के ऊपर हमें वो एक लूप से दिखा रहे होते हैं डायग्राम्स के अंदर, तो उनको हम समझने से बाज़ वक़्त कासर होते हैं। तो अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें बेटा ऐसे दो रिंग पैरेलल हैं, एक रिंग यहाँ पड़ा है, एक रिंग यहाँ पड़ा है, दोनों रिंग आपस में पैरेलल पड़े हैं, दोनों में एक ही सिमत में करंट फ्लो कर रहा है। जब एक में करंट फ्लो करेगा तो हम हाथ यूँ रखेंगे, ऐसे करंट जा रहा है फ़र्ज़ करें तो ये साइड नॉर्थ होगी, ये क्या होगी, साउथ होगी। एक लूप यहाँ पर उसमें हाथ ऐसे रखेंगे तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। इसका मतलब जो दो लूप पैरेलल पड़े हैं और उनमें एक ही सिमत में करंट जा रहा है तो उनकी जो दरमियान वाली जगह उसमें एक लूप का नॉर्थ आ रहा है, दूसरे लूप का साउथ आ रहा है, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब जब दो पैरेलल लूप के अंदर एक ही सिमत में करंट फ्लो करता है तो देन दे अट्रैक्ट ईच अदर, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरीके से अगर दोनों लूप आपस में पैरेलल हैं, एक का डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे है, यानी फ़र्ज़ करें क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और दूसरे में क्या है, क्लॉकवाइज है, देन दे रिपेल ईच अदर। वजह अगर एक के अंदर नॉर्थ बनता है तो दूसरे के अंदर क्या बनेगा, इससे शुरू तब दूसरे के अंदर भी क्या बनेगा, नॉर्थ। तो जब दो लूप के दरमियान नॉर्थ होगा तो देन दे रिपेल ईच अदर, दो लूप के दरमियान साउथ होगा तो देन दे रिपेल ईच अदर। इट मीन व्हेन टू लूप्स आर पैरेलल and current flow in opposite direction, they repel each others. When the two loops are parallels and current flow in the same direction in the both loops, then the loops attract each other. इस असूल को मद्देनजर रखते हम क्वेश्चंस में पढ़ते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें एक हमारे पास स्प्रिंग है ऐसे, उस स्प्रिंग में से हम करंट को फ्लो करें तो वो स्प्रिंग लचक रखने वाला है, एक इलास्टिक में है, तो करंट के फ्लो से क्या ये स्प्रिंग एक्सटेंड कर जाएगा या कंप्रेस हो जाएगा। तो याद रखना ये कंप्रेस हो जाएगा। क्यों कंप्रेस होगा कि एक लूप और दूसरे लूप के दरमियान क्या पैदा होगी, अट्रैक्शन, तीसरे लूप के दरमियान फिर क्या पैदा होगी, अट्रैक्शन। नतीजतन ये सारे लूप आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे और ये स्प्रिंग आपस में क्या होना शुरू हो जाएगा, कंप्रेस। ये अमल किससे ताल्लुक़ रखता है, सॉलिड से। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल चैप्टर नंबर 4 से कि एम्पेयर लॉ और उसके बाद कौन सी चीज़ थी, सॉलिड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।